बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और कोशिश कीजिए मुस्कुराते रहें। आपकी वजह से अगर कोई मुस्कुराएगा तो यकीन मानिए आपके अपने ही दिल को तस्कीन भी मिलेगी और नेक अमाल में भी आपका इजाफा होता चला जाएगा। बहुत मुश्किल है वैसे आज के दौर में हंसना और हंसाना, लेकिन कोशिश करते रहें, मिलजुल कर बैठते रहें। इंशाअल्लाह आपके साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियाँ भी इसी तरह से आसान होती चली जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। वार्डरोब के बारे में अपनी बताती चलूँ, मेहरियाम ब्रांड है जिसके ड्रेसेस हैं और आप जाके इनके फ्लैगशिप स्टोर पे जो कि फोर्ट स्क्वायर मॉल में है विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको जी एक फ्लैट ऑफ भी मिल जाएगा, ह्यूज रेंज भी मिल जाएगी, लेडीज़ जेंट्स और इसके साथ साथ बच्चों की भी इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। सो प्लीज़ आप विज़िट कीजिए और ऑफ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकेंडली आप इन स्टोर पे भी विज़िट कर सकते हैं, जाके अपनी पसंद के ड्रेसेस खरीद सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, हमारा पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज का पैगाम आप तक पहुँचाएँगे। रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की मदद करता है, हाजत रवाई करता है और किसी मुश्किल और किसी मसले में उसकी मदद करता है, आपने फरमाया गोया कि वो सारी ज़िंदगी इबादत में रहा। यानी अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा अजर है कि अगर कोई अपने भाई की मदद करता है तो आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे देगा या 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा या 1 महीना खर्च कर देगा, लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा अजर उसको अता किया जा रहा है और कितनी बड़ी खुशखबरी उसके लिए कि गोया कि सारी ज़िंदगी उसने इबादत में गुजार दी। अब इबादत किसकी करनी है? इबादत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल ने हमें यह बताया कि अपने एक मुसलमान भाई की मदद करना और उसका ताउन करना और किसी ज़रूरत और मोहताजी और हाजत में उसकी हाजत रवाई करना, ये सारी ज़िंदगी की इबादत गोया उसने कर ली। यानी एक शख्स है 60 साल 70 साल की ज़िंदगी वो पाता है तो गोया कि 70 साल उस शख्स ने इबादत की अल्लाह की। हालांकि हम अगर इबादत करना भी चाहें तो हम अल्लाह की इतनी इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ हमारी फ़ितरी एहतियाजात भी हैं, यानी मजबूरियाँ भी हैं। हमने खाना भी है, पीना भी है, हमने सोना भी है, हमने सफ़र करना है, हमने दीगर मामलात को भी लेकर चलना होता है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हम अपने एक भाई की मदद करते हैं तो वो मदद गोया कि ऐसी है कि जैसे हमने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है। और ये सौदा घाटे का सौदा नहीं है। तो कोशिश कीजिए, आपका भाई जो वाकई किसी मजबूरी का शिकार है, ज़रूरत में मुब्तला है और कोई मसला, कोई मुसीबत और कोई मुश्किल उस पर आन पड़ी है, तो अपने उस भाई की ज़रूर मदद कीजिए ताकि हमें वो सवाब मिल जाए और वो इनाम मिले कि जो रसूलुल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है। आज का पैगाम आप तक पहुंचा है। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर, पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, टेस्ट फेल होने पर 12,600 लीटर दूध तल्फ कर दिया। शहर आलूदगी के निर्गे में, शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर। लंडा बाजार, गर्म कपड़ों के नर्ख 50% बढ़ने लगे, सफेद पोश शहरी परेशान। और पुलिस स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की पोलिंग स्टेशंस में दाखिले पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आज की खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स क्या हैं खबरों की वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आप वेस्ट कोट वगैरह ठीक कर रहे हैं, बंदा कितनी तैयारी करता है कि हमने दफ्तर जाना है, हमने जाके ऑन एयर होना है, सो कॉन्शियस रहते हैं। जिसको कैमरे पे आना है ना,
उसको ज़रा रहना चाहिए। हाँ। अभी मैं कराची में था। साई साहब की तैयारी भी नजर आ रही है। साई साहब तो हमेशा तैयार है। हमेशा साई साहब वेल ड्रेस्ड एग्री हमेशा। हाँ हमेशा तैयार। शुक्रिया। और आज मैं कराची में था तो मैंने रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग पे था तो मैंने उनको यही बताया कि जब आपने कैमरे के सामने आना है कम से कम अपने बाल ठीक कर लें, अपना कॉलर अगर ख़राब है तो वो ठीक कर लें। तो ये कैमरे के आने के सामने प्रोटोकॉल है इसका। है ना, आप तो यहाँ पे होती हैं क्योंकि आप फील्ड में कम जाती हैं, हमने रोज़ फील्ड में जाना होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अगर ग्रेड 18, 19, 20, 21 के लोगों को मिलना है और अपने दफ्तर की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कर रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं गंदे कपड़े पहने हूँ, फटे पुराने कपड़े पहने हूँ तो आपका इमेज ख़राब होता है, तासर ख़राब होता है। जब हमें दफ्तर ने तमाम सहूलियत दी हुई हैं, गाड़ी दी है, पेट्रोल दिया है, तनख्वाहें देता है, तो फिर हमें अपने आप को बेहतर तरीके से वहाँ पे जाकर पेश। जितने आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, जितने आप सोबर होंगे, उतने लोग आपसे अच्छे तरीके से मिलेंगे। बिल्कुल आपने सही जितना आप, मैंने देखा है कि वो कपड़ों की परवाह नहीं करेंगे, शेव नहीं करेंगे, बाल नहीं बनाएंगे, लोग समझते हैं ये तो ऐसा ही है, वेला सा बंदा है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी ये पर्सनैलिटी का सबसे अहम हिस्सा है कि आपको अच्छे कपड़े और खुश लिबास, बिल्कुल खुश लिबास होना चाहिए। ये आपको मेरे ख्याल से जिंदा भी रखती हैं चीज़ें, आप खुद भी अपने आप को बेहतर फील करते हैं, दुनिया भी आपको अच्छी नज़र आती है, और वैसे भी जी सफाई निस्फ ईमान है। अब आ जाए फूड अथॉरिटी की तरफ, जो शायद ये जानते हैं नहीं जानते हैं, इन चीज़ों को बावर कराने की लोगों को कोशिश करते हैं, उस माफिया को पकड़ते हैं जो कि सेहत दुश्मन अनासर हैं, लेकिन किस हद तक कामयाब है। आज की जो फूड अथॉरिटी की कार्रवाई है वो डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट फेल होने पर 12,600 लीटर दूध तल्फ किया गया। ये वो वाला टेस्ट नहीं होता जो नॉर्मली हम देते हैं, ये जो दूध बाहर से दूसरे शहरों से शहर में आ रहा होता है उसको टेस्ट करते हैं जी कि ये क्वालिटी के मुताबिक ठीक है या नहीं। सो इस तरह की फुटेज, इस तरह की खबरें हम हमेशा शेयर करते रहते हैं कि दूध को वेस्ट किया जा रहा है। आमिर भाई क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये दूध नहीं होता। अच्छा, पता नहीं क्यों ये चल पड़ा, खत्म कर दिया, चल पड़ा कि ये दूध है। हाँ। ये जहरीला मखलूल है जिसको हम गिराते हैं। अच्छा, दूध गिरा दिया से ऐसे आता है कि जैसे ये हम बचपन में सुनते थे, दूध ही आ रहा है आमिर भाई। हाँ नहीं, दूध जैसी कोई बला होती है ये, या दूध जैसा कोई लिक्विड कह ले, मखलूल कह ले, आप लोगों को खौफ में मुब्तला नहीं महफूब नहीं, ये दूध है नहीं। पहली बात समझ जाए कि ये दूध नहीं है, ये जहरीला मवाद है जिसको गिराया गया है। हमें भी इसको दूध नहीं बोलना चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है दूध अल्लाह का नूर है। हाँ। सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? बिल्कुल। माँ आपको दूध नहीं बख्शेगी। दूध की मतलब अहमियत चेक करें कि आपकी बख्शिश नहीं है। उस दूध में मिलावट और उसमें पाउडर, उसमें फिर आप अभी तो डिटर्जेंट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स यूज मिक्स करके उसको बनाने के लिए। ये मशीनी भैंसों का दूध होता है या मखलूल होता है। मैं तो इसको मवाद कहना चाहिए। मेरा ख्याल लाहौरियों ने कोई अरसा हो गया होगा तो खालिस दूध पिया होगा। लाहौरियों ने नहीं, दाता मैं तो ये कहता हूँ तो अब तो देहात में भी खालिस, देहात में भी नहीं मिलता। देखिए, जब आपने ऑक्सीटॉक्सिन लगा दिया तो फिर वो फिर दूध कहाँ खालिस रह गया? अब तो हाल हाल जिन लोगों ने अपने घर में कोई गाय भैंस रखी है। हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे शो किया तो मुझे खौफ आया डॉक्टर साहब की बातें सुन के कि ये जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं भैंसों को, हार्मोन्स के, ये ब्रेस्ट कैंसर की वजह में से बन रही हैं। अब मुझे बताएं, आपको कोई चीज़ खालिश नहीं मिलती। देखें, मैं आपको हमारे डेरे पे हैं कुछ 30-35 जो हैं भैंसे गायें हैं, तो वहाँ पे जो तरीकाकार यही होता है। तमाम जो मैंने डेरे देखे हैं वहाँ पे वो इतनी बड़ी बॉटल्स पड़ी हैं। वो जो मुलाजम है उसने टीका भरना है, वो लगाते जाना है, पीछे से एक ने उनको धोते जाना है। तो वो जो इंजेक्शन हैं वो सबसे बड़ी आगाज़ वहीं से हो जाता है कि ये दूध में मिलावट का। उसके बाद फिर ये पानी डालते हैं। उसके बाद अगला जो का फेज़ है उसमें जो बड़े शहरों की तरफ नहीं, जो बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, अब 10 किलो दूध में ये 10 किलो पानी डालेंगे तो उसको गाढ़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। फिर उसमें डिटर्जेंट डालेंगे, पाउडर डालेंगे, कुछ ना कुछ खराबी करेंगे। मेरा ख्याल है ये बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए किसी सूरत में। जो आपके बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी हड्डियों के लिए मेरा ख्याल है ये ख़राब उनको करते हैं, बजाय इस बात के कि मजबूत। खासकर बच्चियों के लिए साहिब साहब इस पर रिसर्च जो है वो कहते हैं ये जो हार्मोन्स के इंजेक्शन हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चियों को करते हैं, और उनमें कबल अज़ वक्त बलोगत आ जाती है, उनमें चेहरे पे बाल आना, जिस्म पे बाल, गैर ज़रूरी बालों का आना, ये सब इस वजह से है कि हम उनको गैर मियारी ये मखलूल जो है ये पिलाते हैं। चले जी, किस हद तक नुकसानदेह ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाएं फूड अथॉरिटी की कार्रवाई की तरफ। यहाँ तक महदूद होती है, और ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं इसको चेक एंड बैलेंस रखना आमिर भाई किसका काम है? ना देखें, मैं ये समझता हूँ हमें भी इस स्टोरी के पीछे जाना चाहिए। ये 12,000 लीटर पकड़ा गया, जो लोग पकड़े गए उनको कितनी सजा हुई आपको याद है? रूटीन की
खबरें हैं। 2015 में पंजाब असम्बली के अंदर एक बिल आया था कि जो मिलावट शुदा दूध बेचेगा उसकी सज़ा में इजाफा किया जाएगा जी। और मिलावट शुदा खानों में मसालों में ये बिल अभी का वहीं पड़ा है। किसी ने उसके ऊपर मजीद कोई कानून साजी आमिर भाई की ज़हमत जितने नहीं की। पर्सनल इंटरेस्ट के बिल हैं वो पास हो जाते हैं, वो भी पड़ा है, वो पतंगबाजी वाला भी पड़ा है, कई बिल ऐसे साहिब साहब पड़े मैं हैं, हैरान हो जाते गया, हैं। ये तजावजात उठाते हैं ट्रक के ऊपर आकर, वो बड़े बड़े ठेले और बाकी चीज़ें और शवारमे के वो सारे उठा के ले जाते हैं। मैंने एक दफ़ा उनसे रोक के पूछा, मैंने कहा यार उठा रहे हो ये कहाँ जाते हैं? कहते जी हम ले जाते हैं एक जगह पे रख देते हैं, 500 रुपये जुर्माना है, अच्छा, आप दें और वापस ले जाएं। वापस ले और वो 500 रुपया उनकी हाँ जेब में कहता जाता है। मैं कि इसकी सज़ा क्या है? कहते सज़ा सिर्फ यही है कि वो 500 रुपया हमें देगा गवर्नमेंट को और कोई 2000 रुपया उसका लगेगा, कोई वो ट्रक कराएगा या कोई कराएगा तो ठेला वैसे होगा, 1000 उनको देगा तो वहाँ से जाएगा ही नहीं। तो वहाँ से ले जाएगा। अब मुझे बताएं जहाँ पे ये होएगा वहाँ तजावजात ख़त्म होंगी? ये 12,000 एक दिन में पकड़ा ना कल, आज मुझे बताएं आज कितना दूध पकड़ा इन्होंने? ये तो रोज आता कह है। रही हूँ ना, ये तो ये तो रोज आता आना है। आप कितना कर लेंगे? अच्छा ये आमिर भाई फिर वो सारे का सारा गिरा देंगे, फिर लाहौर में इस्तेमाल कैसे होगा? ये चाय कहाँ से नहीं पिएंगे चाहे आप? आप पिए चाहे नहीं आप नहीं बाहर जाके पिएंगे, नहीं आप पिए ये चाहे, आप मैं नहीं पीऊंगा, पिएंगे मैं नहीं पीऊंगा। मैं जो इतने दूध दिन पीता चाय हूँ नहीं पिएंगे। मैं जो दूध पीता हूँ वो मैं हार्मोन्स फ्री दूध पीता हूँ। नहीं भाई। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन 2 कंपनीज को कहा कि ये हार्मोन्स फ्री है, इसमें कोई इंजेक्शन कोई चीज़ नहीं कौन है, कौन सी कंपनी? मैं वो पीता हूँ। और कंपनीज के नाम लेंगे तो उनका ऐड हो जाएगा। नहीं हमारी पाबंदी मैं है मैं जी, पाबंदी साहब है। इस पे तो। हाँ इश्तिहार देते मैं नाम लेने को तैयार हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भैंसें हैं जो भी ये चारा खाती हैं वो भी खालस नहीं है। पहले होता था, अब मैंने अपने डेरे पे देखा है कि 2 एकड़ जो ज़मीन है वो हमने रखी हुई है कि इसमें खाद शायद कोई नहीं डालेंगे, इसमें गोबर शोबर मिलाएं और जो कुदरती खाद है वो मिला के तो उसमें घर के लिए गंदा घर के लिए गंदम निकालें, या ये जो आजकल मूंजी आ रही है उसका। लेकिन जो चारा है उसको तो हमने बड़ा करना होता है जल्दी जल्दी, वहाँ पे उस खाद डालते हैं 3-4 किस्म की, जब उसको पानी जो जाता है वो सारा पहले तो Polluted है, पानी polluted है। सारा गंदा है। तो ये सारी चीज़ें आप समझे कोई चीज़ खालस आपको नहीं मिल रही। जो सब्जियां हम जो हैं वो गंदे नालों का पानी लग रहा है तो हम वो सब्जियां खा देखें ना, रहे जब हैं। कुदरत के नेचर के खिलाफ सब्जियां उगेंगी, फर्ज करें जो गर्मी की सब्जी है वो हाँ, सर्दियों out में of बना रहे हैं, तो season उसके लिए तमाम तो आपको उस तरह का एनवायरनमेंट बनाना ये पड़ता है। वैसे उसमें साहिब साहब की बात बहुत अच्छी, मतलब मुझे पसंद है कि अगर कोई साहिब साहब जैसा नौजवान ये बात करे जिसको ये समझ होए कि हमने सर्दियों की सब्जी गर्मी में नहीं खानी और गर्मियों का सब्जी और फल जो है वो सर्दियों में नहीं खाने। ये जो अभी नई तकनीक आ गई है ना कि आप उसको सर आप तो अब सब्जी वाली दुकान पे जाएं, आपको हर सब्जी मिलेगी हर जो साल, सीजन पूरा की साल है मिलती या है। नहीं। आयशा मुझे ब्रेक का कह रही हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, आपने साई साहब की बात से एग्री तो किया ही किया, नौजवान भी कह रही है, साई साहब खुश हो जाएंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। कुछ बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसको जिम्मेदारान मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे वो पिछले साल की बात याद है जिसको हमने बार बार चलाया और सेक्रेटरी माहौलियात की जानिब से ये दावा किया गया था कि जो फिगर्स हम बताते हैं, जो आप हर रोज़ इंटरनेट पर देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, वो झूठ है। आज भी शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पे है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 है। अच्छा ये तो समझ आ गया। आज क्योंकि मैं दफ्तर आ रही थी तो आपको हर जगह गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, चहल पहल नजर आ रही है। कल 215 होना समझ से बाहर है। आमिर भाई अच्छा आपको हो जाती है जिस शहर के अंदर टायर चलाकर लोहा पिघलाया जाए, इतवार के दिन तो ये टायर गर्मियां इतवार कम वाले होती दिन हैं, ज्यादा काम होता है ये वाला। आपको मजे की दुकानें बंद होती हैं। आमिर भाई नहीं सारी दुकानों को दुकान से तो दुकान से पोल्यूशन थोड़ी नहीं आ रही, निकलती है पोल्यूशन आती है फैक्ट्री से। हफ्ता और इतवार वाले दिन आपके तमाम दफातर बंद, सरकारी दफातर बंद, महकमा माहौलियात बंद। अच्छा तो खुलेगा कौन? वो फैक्ट्रियां जिन्होंने टायर्स के साथ, अभी आप मेरे साथ चले मोमनपुरा की साइड पे, ये दरोगा वाला मोमनपुरा हाँ, शालामार सारा वो ये दरोगा- साथ साथ बिल्कुल। जितनी वहाँ पे फर्नेसेस लगी हैं जो लोहे को पिघलाती हैं, वो सारी की सारी टायर इस्तेमाल करती हैं। वहाँ आने वाली नस्लें जो हैं वो कैंसर का शिकार हो गई हैं। लेकिन पैसे लेकर हमारे महकमे जितने हैं जाते हैं, उनको पास करते हैं। मुझे बताएं क्या जवाज़ बनता है कि आप टायर जलाकर ये काम करें, सिर्फ आप फ्यूल बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए? तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगानी है ना, नहीं लगाएगी क्योंकि पैसा पता नहीं कहाँ तक जाता है। ये पैसा मुझे, मेरा नहीं ख्याल साहिब साहब
कोई एक इंस्पेक्टर लेके आता होगा और ये इंस्पेक्टर से आगे भी पूरी चेन है, चलता होगा, पूरी चेन चलती है उसके बगैर। ये फैक्ट्रीज चलती हैं। आप मुझे बताएं, जितने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है घरों में या किसी जगह पे भी, कहीं आपने पर्दा लगा देखा है कि भाई रेत और मट्टी और सीमेंट जो है के खिलाफ नहीं। अब मुझे समझ नहीं आती, अगर हम ट्रैफिक मिसाइल की बात करें, अगर हम शहर में तजावुजात की बात करें, हर जगह पे बात ये कह के ख़त्म हो जाती है कि जिन लोगों की दिहाड़ियाँ लगी हैं, जो लोग लेते हैं पैसे, वो बस अपनी जेबें गर्म करते हैं और जो काम जैसे के जैसे चल रहे हैं वो चलते रहते हैं। फिर इस तरह देखे ना, सड़कों पे जब सफाई भर वक्त नहीं होगी, वो सारा जो डस्ट होती है वो हवा में जाती है। उसके बाद गाड़ियाँ हैं, इतनी गाड़ियाँ, आपकी सोच है, और इतनी पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनको सड़क पे लाना मेरा ख्याल है जुर्म है। और हमारे यहाँ माजरत के साथ फिटनेस चेक करना गाड़ियों की कोई रिवाज, बसें हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी रीजन है, सही कहा, ट्रक और बसें हैं, और यहाँ पे कारें वगैरह लोग शायद समझ रहे होंगे, गाड़ियाँ आपने कह दिया। नहीं जी, ये जो आपके लोडर्स हैं, ये जो आपके रक्षाज हैं, ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, धुआं तो ये निकालते हैं। और सबसे बड़ा ये साई साहब, जिस रोड को साफ करते हैं, कूड़ा एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। दुकानों के बाहर बाजारों में चले जाएं, लोगों ने ये रूटीन बनाई हुई है, कूड़ा रखा उसको, हर गली हर दुकान के बाहर देखेंगे कोने में इतना सा वो डस्ट और शॉपिंग बैग सारे इकट्ठे करके, तो फिर उसको बाद में आग लगा देते हैं। वो 2-3 तरह की तो पोल्यूशन वहाँ पे बन। मुझे खबर को वाइंड अप करना है क्योंकि आगे चल के हमने मजीद भी 11 बजे इसको डिस्कस करना है। मुझे सिर्फ ये बता दें, इसका कोई हल है या नहीं? आप एक लेवल पे आपने अपने स्कूल बंद कर दिए कि ये इतनी खतरनाक, पिछले 3-4 साल से तो यही चल रहा है कि बंद कर दें, ये कर दें। इसका हल ये है कि लोग भी सोच समझ कर लोगों को सिलेक्ट किया करें। एक बात तो ये है, ताकि ऐसी हुकूमत आए जो इन अफसरान को खींचे। दूसरा, खुदारा लाहौर को गंदा भी लाहौरियों ने किया हुआ है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो साई साहब ने बात अभी की कि दुकान के बाहर कूड़ा रखते हैं, उसको आग लगा देती हैं। बच्चे छोटे से कहा आग लगा दे। ये जितने मैकेनिक है, मोटरसाइकिल मैकेनिक, इसमें जितने पुराने कपड़े होते हैं ना, उसको रख के आग लगाते, उसके अंदर वो अपनी आप कह रहे हैं कि शायद मोटरसाइकिल की बफल को साफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसी आए जो इनको खींचे, तो इनके इलेक्शन के पैसे कौन बनाएगा? अभी मैं एक डिपार्टमेंट की बात बताता हूँ आपको। मैं वो बीट करता हूँ एक्साइज की। वहाँ पे जो मिनिस्टर साहब आए हैं, उनके एक अजीज़ हैं जो पिछले कोई 15 दिन में उन्होंने 50 के करीब तबादले करवाए हैं, और फिर वो एक एक करके अब रिवर्स हो रहे हैं। अब मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि मैं आपके कामों में मुदाखलत नहीं करूँगा। भाई, जो इंपॉर्टेंट सीटें हैं वहाँ पे तो आपने अपने बंदे लगवा लिए, और ज़राए का कहना है कि उस अजीज़ ने मिनिस्टर साहब के ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपका इलेक्शन मैं लड़ूंगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन, जब ये चीज़ें होंगी तो फिर ऑनेस्टी तो दूर दूर तक, इसका मतलब पोल्यूशन फ़ज़ा में नहीं है सिर्फ, पोल्यूशन आपके अंदर भी मौजूद है। और यही पोल्यूशन का खात्मा जो है वो मेरा ख्याल है हमारा नस्मुल है। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलें जी, कुछ बात कर लेते हैं सफ़ेद पोश लोगों की, जिनके लिए ज़िंदगी बसर करना बहुत ही अजीरन हो गया है। अच्छा जी, बुनियादी ज़रूरतें जो हैं, आपने रोटी भी खानी है, आपने कपड़े भी पहनने हैं। अब जिनके 2, 3, 4 बच्चे हैं, उनके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल मैनेज करना हो गई हैं। क्योंकि अब ये चीज़ें मुझे कुछ समझ आना शुरू हुई हैं अपनी बेटी के बाद। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ अपने लिए चाहे ना खरीदूँ, अपने बच्चे के लिए हर चीज़ पूरी रखूँ, बल्कि ज़्यादा रखूँ। अब यहाँ तक मुझे समझ नहीं आती जिन लोगों के 3-4 बच्चे हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे। हर सीज़न के लिहाज से आमिर भाई कपड़े खरीदने हैं आपने, आपको अपने बच्चों को अच्छा खाना भी खिलाना है। अब सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। सस्ते कपड़े खरीदने के लिए लोग रुख करते हैं लंडा बाज़ारों का, जहाँ पर मेरे ख्याल से अब जाना लोगों के लिए आसान नहीं रहा। साई साहब, क्या कहेंगे आप? ना, इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल बताता हूँ कि मेरे जो घर में दूसरे किराएदार हैं वो लंडे का काम करते हैं, और मैं देख रहा था उनकी गांठें आई हुई थी, बड़े बड़े डिब्बे आए हुए थे। तो हमारे जहन में जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लंडे की जो चीज़ है वो 200-400-500 की होगी। Exactly. वो मैं देख रहा था कि बड़े ज़बरदस्त शूज़ थे इम्पोर्टेड। तो मैंने उस खान को कहा, मैंने कहा ये शूज़ इसका साइज़ क्या है? तो उसने कहा ये भाई मैं बेचूंगा 4-5 हज़ार में। तो मुझे ये बताएं, गरीब उस लंडा बाजार में कैसे जाएगा? 4-5 हज़ार रुपए की आप किसी ब्रांड से ले सकते हैं। तो ये है कि वो जो आपका कॉन्सेप्ट था ना कि आप सर्दी आ रही है या गर्मी में लोग वो शर्टें लेने चले जाते थे, अब इन्होंने वो छांटी करके पीछे दुकानें बना ली हैं। वहाँ पे जो आपको ब्रांड से 10,000 की चीज़ मिलती है वो 5,000 में देते हैं, और जो बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं है वो आपको बाहर 1,000-2,000 में मिलती हैं। और गरीब आदमी बेचारा वो भी ख़रीदने के अब उसमें सकत नहीं है, चूँकि वो घर की चीज़ें पूरी करे या बच्चों को कपड़े लेके दे।
लंडा बाजार का अब बिल्कुल वो। अच्छा, लंडा बाजार वाला कॉन्सेप्ट भी चेंज हो चुका है, बड़ी बड़ी दुकानें लोगों ने बना ली आमिर भाई, पहले इस तरह नहीं था। पहले इस तरह नहीं था, रेहड़ियां पहले लगी इस तरह, अब उन्होंने उसके मुताबिक फिर चीजें भी तो अपने पैसे भी तो निकालने। अच्छा नहीं, लंडा बाजार का कंसेप्ट तो यही था दुकानों का। नहीं, मैंने बहुत बड़ी रेडियो बड़ी में दुकानें देखे हैं। थी, लेकिन यहाँ नहीं थी। दिल्ली दरवाजे के सामने हाँ, जो बिल्कुल है, जो पुराना लंडा है वहाँ पर थी, वो नौलखा और के साथ बेशुमार भी। दुकानें वो नौलखा के नौलखा के साथ। अच्छा, दूसरा ये जब डॉलर महंगा होना शुरू हुआ ना, तो मैं मजाक किया करता था कि सानू की डॉलर महंगा होना हो दो, गरीब आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अमीर आदमी का काम है वो बाहर से चीज़ें मंगवाता है, गाड़ियाँ मंगवाता है, टेलीफोन मंगवाता है, बला 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 बला। मैं तो तकरीर किया करता था। अब मुझे क्या पता था कि ये डॉलर जो है लंडे में भी आ गिरेगा। अच्छा, अब आता तो बाहर से है, बाहर से है, बिल्कुल। इस पर भी डॉलर के ऊपर जाने से उतना ही फर्क पड़ा। आपका डॉलर पिछले 2 साल में डबल पे गया, तो कीमतें डबल पे नहीं जाएंगी। सही कहा। नहीं तो ये तो गांठें फ्री नहीं आती गरीबों के लिए। आपसे किसने कह दिया कि चैरिटी की आती हैं? भाई फ्री कुछ चीज़ नहीं मिलती दुनिया भर में, चैरिटी की हैं, वहाँ पे लोग देते हैं, वो इस्तेमाल हो जाती हैं। ये तो बाकायदा जो जिसका साइज़ छोटा हो गया, इस सीज़न में ख़रीदा था अगले सीज़न में आउट ऑफ फैशन हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया से इकट्ठी होती हैं और पूरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड में जाती हैं। कहीं बहुत बेहतर हालत में जाती हैं, कहीं बहुत ख़राब हालत में जाती हैं और ये डॉलर्स में ही आती हैं। फिर इस पर उसी तरह से एक्साइज ड्यूटी लगती है। या तो इसकी इंपोर्ट फ्री कर दी जाए, गवर्नमेंट इस पर ना ले ड्यूटीज़ वगैरह जो भी लेती है, पोर्ट पे जो इनको देना पड़ता है कंटेनर्स पे, अब देना पड़ेगा तो फिर वो लोगों पर आएगा। तो डॉलर का इफेक्ट इस लंडा बाज़ार पर भी आया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा कपड़ा और अच्छा शूज़ वहाँ पे उसी रेट में मिलता है, अच्छे हैं, उसी रेट में मिलता है जिस रेट में आपको अपनी लोकल चीज़ मिल सकती है। लेकिन वो बड़े बड़े स्टोरों पे भी बेच देते हैं कोई अच्छी चीज़ें जो ये बात ठीक है, बड़ी आउट क्लास चीज़ ये मैंने खुद भी देखा है अच्छा, कि स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स पे वो कहते हैं जी हम दे देते हैं आपको, ये इम्पोर्टेड है और ये है वहीं का, लेकिन इसकी क्वालिटी वो है कि जो आप नहीं। वो चीज़ें मैंने देखा है, वो छांटी, वो कम से कम उनके घर में कोई 10,000 जोड़ा पड़ा था वो शूज़ का ना, वो इतने बड़े। अब तो गली गली बाजार कंटेनर शॉप्स खुल गई हैं। क्या है कंटेनर शॉप्स? बिल्कुल यही है, वो कंटेनर लंडा का ही माल है। बिल्कुल ऐसे। वो चाहे आपको स्वेटर्स की सूरत में मिले, चाहे आपको बर्तनों की सूरत में मिले, चाहे आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक की सूरत में मिले, ये लंडा बाजार ही है। अब इसका काम बहुत है क्योंकि गुर्बत जैसे जैसे बढ़ेगी। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि वो भी चीजें सस्ती अब नहीं रही हैं, वो भी चीजें महंगी हैं, वो भी गरीब चीजें नहीं है ना, गरीब नहीं, ये वहाँ पे जाता है आदमी जो मेरे जैसा आदमी है। अमर भाई तो चले लिबर्टी मार्केट जाते हैं या कहीं कहीं घूम लेते हैं, हम जैसे लोग वहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाने के काबिल भी नहीं रहे। ओहो असी एवं खुश लिबास करते लंडे दा साई। चले जी नाज़रीन, हम अगली खबर की तरफ आएंगे, अब देख लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे, खबर है जी, पुलिस स्पेशल ब्रांच के एहलकारों के पोलिंग स्टेशन पर दाखिले पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इस तरफ तो आएंगे, कुछ कल के इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। जी आमिर भाई, इलेक्शन अच्छा इलेक्शन हुआ, आमिर भाई करेंगे। बड़ी आम भर के गाया से, नहीं आ बार के नहीं, ठंडी बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब हालांकि खुद कंटेस्ट कर रहे थे और अप्रैल से लेकर अब तक उन्होंने 62 जलसे किए हैं। आपने कभी किसी और रहनुमा का जलसा देखा है इस दौरान में? बिल्कुल नहीं। 62 जलसे किए उन्होंने, अपनी हर हलके में गए और हर हलके में जाकर उन्होंने कैंपेन चलाई। अपनी ही सीटें थी, फिर भी 2 सीटें हार। कराची में हकीम साहब से पीपल पार्टी वाले से हार गए और मुल्तान में शाह मोहम्मद कुरैशी अपनी सीट हार गए। इसी तरह आपके जो शरकपुर शरीफ वाले जो बहुत मजबूत कैंडिडेट थे पीटीआई के, वो नून लीग की निशीन सीट भी थी, है। वो नून लीग की सीट थी। नहीं सीट तो भाई वो नून लीग की कहाँ से सीट आ गई थी, वो तो जो वहाँ के गद्दी नशीन थे उन्होंने छोड़ दी थी सीट, नून लीग को छोड़ दिया था। खैर बात कह दिया था, खैर वो चले गए, इसके बावजूद नून लीग वहाँ से ले गई। अब अगर आप वोटों का रेशो निकालें तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक बात, दूसरी बात, पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? पीटीआई की। खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटें थी, गवर्नमेंट किसकी है? पीटीआई की। तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, अच्छा, वो आपने ये चीजें तो समझा दी हैं, लेकिन हर इलेक्शन के बाद एक वो धांधली वाली हम बात तो यही ये लेटर यही कह रहा है। यहाँ नहीं आई। आबद शेर अली ने फैसलाबाद में मान ली शिकस्त अपनी। देखिए जहाँ माननी चाहिए मान लेनी चाहिए। ठीक है।
शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में अपनी शिकस्त इलेक्शन मान ली। कमीशन यही तो लिख रहा है ना कि स्पेशल ब्रांच के लोग जो अंदर गए हैं उनकी एक्टिविटीज और ये गैर स्पेशल ब्रांच मामूली थी। पंजाब के जिम्मे थी ना, हाँ तो पंजाब के जिम्मे पंजाब में तो पंजाब वाली है ना। हाँ जी, तो ज्यादा तो मैंने पंजाब आपसे कहा में पंजाब में गवर्नमेंट किसकी थी, तो आखिर उन्होंने भी कोई जोर जोर लगाया। परवेज लाई साहब फारिग तो नहीं बैठे नहीं परवेज लाई साहब ने बड़ी जोर मेहनत लगा की रहे है हैं। और जिसको एडिशनल आई स्पेशल ब्रांच का चार्ज दिया और हुआ मैं है आपको बताऊं कि हर सीट पर साइद साहब इमरान खान खड़ा था। हाँ ये भी है। आप ये बात मंतक आमिर भाई की शो के स्टार्ट नहीं आमिर भाई नॉन लीग ने कोई भी सीट नहीं 236 जीती। सीटों पर जब इमरान खान साहब खड़े नहीं नहीं हुए, आमिर भाई नॉन लीग ने इतनी कोई मजामत नहीं की, उस तरह नहीं किया। ये देखे तो पीपल PTM पार्टी के- और मुझे सीटें आमिर लगी। भाई साइद साहब की तरफ जाने जो हमारी खबर है वो डिस्कस करनी है, लेकिन इमरान खान साहब फेवरेट हैं अभी भी लोगों के हैं, और बहुत लोगों के ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ये है ना ये उन्हीं की बहुत सीटें ज्यादा थी। नहीं है। ये उन्हीं की सीटें हैं, 2 सीटें पीपल्स पार्टी जीत जीत गई है, तो भाई- मुझे ये तवक्को थी कि एक आधी नॉन लीग भी निकालेगी। अगर एक आधी नॉन लीग निकाल जाती ना तो फिर अगले नून इलेक्शन लीग बड़ा ने टफ जोर ही होना नहीं था। लगाया, जनता नहीं सही जोर लगाया सही नून क्या लीग का उसके मुझे यहाँ की बताएं, कोई मरियम नवाज कहाँ थी, हमजा शहबाज कहाँ थे? तो ये टाइम था ना नहीं सुन लेना, ये हमजा शहबाज थे क्योंकि MP हैं, वो जा नहीं सकते थे। आप देखें ना ये मरियम बाहर चली गई। यही चीजें अब मुझे लेके बताएं, इमरान नून खान लीग आदत बहुत ने मैटर करती है। क़यादत बहुत मैटर आना करती एक है। और चीज़ है। सबसे ये बहुत देखें मैटर। आने वाले दिनों में जब इमरान खान साहब से तवक्को की जा रही है कि लॉन्ग मार्च का वो कॉल देंगे, जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो इमरान खान साहब इस चीज़ को बड़ा कोड करेंगे। नून लीग PTI का एक और बड़ा इशू है, अगर वो जीत जाएं तो चीज़ें ठीक है, अगर वो हार जाते तो ये बहुत बड़ी धांधली होनी थी, चाहे पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट थी। नहीं, तो इस धांधली चीज़ का को तो अभी उन्हें- वो कह रहे हैं कराची में जो सीट आ रही है उस पर धांधली का वेला मचा सर रहे मेरे हैं। पास टाइम कम है, ये जो स्पेशल ब्रांच का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, साई साहब बताइएगा, पाबंदी थी तो किस तरह कोई नहीं, इस पे जो एडिशनल आई स्पेशल ब्रांच हैं जिनके पास अभी चार्ज है वो चोई साहब के आबाई इलाके के हैं, गुजरात के। और पहली दफ़ा हुआ था कि IG के साथ बैठ के कोई एडिशनल IG CM के साथ DPOs के इंटरव्यू कर रहा था। तो वैसे जो BA नासिर साहब हैं बहुत अपराइट और बेहतरीन अफसर हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन की जानब से पॉइंट आउट किया गया, इस पे सोचना होगा। IG ने नोटिस लिया, उसने कहा कि कोई भी अगर किसी जगह पे जितने भी हमारा कोई एहलकार मुलव्वस पाया गया उसकी तस्वीर और उसका डाटा में बताएं, उसको सस्पेंड भी करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखें अब क्या बनता है, लेकिन इलेक्शन पे उस तरह कोई असरअंदाज नहीं हुआ। अगर असरअंदाज होते तो फिर रिजल्ट कुछ और नहीं, होता। अभी भी असरअंदाज नहीं होगा। स्पेशल ब्रांच अगर अंदर चली गई है पोलिंग स्टेशन की, आप कह रहे नहीं है। आमिर भाई मुल्तान में ट्रैफिक एहलकार पकड़ा गया वोट डलवाते हुए PTI के उम्मीदवार को, और शुक्र करें कराची में नहीं पकड़ा गया। थैंक यू सो मच। कराची में नहीं ब्रेक पकड़ा लेंगे, गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसे कि हमने आपसे पहले ही शेयर कर दिया था कि आज का हमारा टॉपिक होगा रिस्क में कुशादगी। हर दूसरा बंदा परेशान है, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, तंगदस्ती की वजह से। मैंने जिस तरह के न्यूज़ वाले हिस्से में अपने बात की थी, सफ़ेद पोश इस वक्त सबसे ज़्यादा तंग है और लोग बेराहवी का शिकार हो रहे हैं। ये जो मुआशरे में हमें बुराइयां फूटती नज़र आ रही हैं हर गुजरते दिन के साथ, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक पीछे जाकर यही है कि इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती चली जा रही है। सो आप उस ट्रैक पर चले जाते हैं जिसको हम राह रास्त नहीं कहते हैं। रिस्क में इजाफा कैसे मुमकिन है, कम में खुश कैसे रहा जा सकता है, इसके साथ साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको रूह का इत्मीनान बख्शती हैं, आज के शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में हमारे मौजूद हैं, तारुफ मैं कराना चाहूँगी, बहुत ही मोहतरम सैयद सरफराज शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि रूहानी स्कॉलर हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह का पाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, जिसके पास जितना है वो उसमें खुश नहीं है। अल्लाह ताला का कुदरत का एक कानून है, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि उसने रिस्क तो देना ही देना है। जिस इंसान को दुनिया में भेज दिया उसका रिस्क उसके ज़िम्मे है, उस खुदा की ज़ात के ज़िम्मे है। हम ना खुश क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कमाल की एक बात फरमाई थी, और वो बात ऐसी है कि शायद दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट वो असूल वज़ा नहीं कर पाएगा जो जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमा दी थी। जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि मैंने अपनी ज़रूरियात इतनी कम कर ली कि मैं अमीर हो गया।
ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात है। ये कहने से मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि हमारी शिकायत गलत हैं, हमारे तफक्कुरात गलत हैं। जितनी महंगाई हो गई, जिस तरह के हालात हो गए हैं, इसमें ठीक ठाक आमदनी रखने वाले लोग भी परेशान हो गए कि गुजर बसर नहीं होती। इंसान है, उसकी ख्वाहिशात भी हैं, उसकी ज़रूरियात भी हैं। जब रिस्क कम होता है तो परेशानी तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन उस परेशानी को कम करने का जो तरीका जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया था, बड़ा इफ़ेक्टिव है और बड़ा इज़्ज़त वाला भी है। हैविंग सेड दैट, वो जो आपने पूछा कि रिस्क में इजाफे का आसान तरीका, बहुत आसान है। एक तो जैसे तैसे भी मुमकिन है, हम अगर ईद कुर्बान पर कुर्बानी ज़रूर करते हैं, लेकिन इस नीयत से नहीं कि इससे रिस्क बढ़ जाएगा। नीयत यही कि ये हम सुन्नत इब्राहिमी उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो आमतौर पर जो तजर्बा हुआ, देखने में आया, वो ये है कि वो लोग जो कुर्बानी करते हैं उनका रिस्क वसी होता जाता है। इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि हम जब अपनी बहनों से मिलते हैं, हमशीरा से मिलते हैं, ख़ाह वो मल्टी बिलियनियर ही क्यों ना हो, जो कुछ हमसे बन पड़े हम उनको तोहफ़तन ज़रूर पेश कर दें, भले वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, या 1 केला, 1 सेब, कुछ ना कुछ ज़रूर दे दें उन्हें, और खुश दिली के साथ। ये नुस्खा ऐसा है कि ये गारंटीड बात है कि इंसान पर रिस्क वसी हो जाता है। मैं एक बार कहीं शॉपिंग के लिए शायद गया हुआ था, किसी स्टोर में था या कहीं पब्लिक प्लेस पे खड़ा था, तो एक साहब आए, उन्होंने नाम पूछा कि आप सरफराज शाह साहब हैं? मैंने कह दिया। कहने लगे मैं आपको देखता हूँ, और आपने एक तरीक़ा बताया था कि जिस आदमी का रिस्क किसी सूरत ना खुलता हो, अपनी हमशीरा को लुक आफ्टर करना शुरू कर दे। तो मैंने उस पर अमल किया। तो मैं समझा कि ये कोई शिकवा करने आया होगा कि साहब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा क्यों, फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? कहने लगे नहीं साहब, अल्लाह ने बड़ी इनायत कर दी मेरे ऊपर, और बड़ी अब खुशहाली है। तो मैं उसको ये कह रहा था कि इसको रोकिएगा नहीं, आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है। इसी तरह एक और हमारे यहाँ मसला रहता है, वो हमारी ज़हनी परेशानी है। उसका एक आसान तरीन हल ये है कि हम मर्द हज़रात रोज़ी कमाने के सिलसिले में हमारा ज़्यादा वक्त बाहर गुजरता है, ऑफिस में, कारोबार के सिलसिले में, वैसे भी सोशल, तो हमारे ऊपर प्रेशर्स बहुत होते हैं। हम एक गलती ये बुनियादी तौर पे करते हैं कि उन प्रेशर्स को अपने साथ घर ले जाते हैं, और उसके नतीजे में हमारा रवैया अपनी फैमिली के साथ, उसमें कुछ तलखी रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। एक और जो रिस्क में इजाफे का ज़रिया मैंने महसूस किया, वो ये है कि हम अपनी फैमिली पर, इमीडिएट फैमिली और ख़ास तौर पे वाइफ, अगर उसके लिए हम दरिया दिल हैं अपने वसाइल के अंदर रहते हुए,
अल्लाह ताला रिस्क खोलता चला जाता है। तो हम अपनी इमीडिएट फैमिली पर अगर खुशदिली से जो कुछ भी अल्लाह ने मुयस्सर किया है उसमें से खुले दिल से खर्च करते रहें और उनके साथ प्लेजेंट रहें तो रिस्क बेपनाह हो जाएगा। सही। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, हम बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें कुछ इस तरह के कलमात बता दें, कोई ऐसी दुआ बता दें जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज के बाद या तस्बीह पढ़ सकें जो कि रिस्क में इजाफे का सबब बनती। क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा नुस्खा ये है जो वजीफ़ा नहीं है कि हम उठते बैठते, आपने कई लोगों को सुना होगा कि बैठे बैठे खुद ही कहेंगे या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह करम कर दे। तो हम जब उठते बैठते जहाँ याद आ जाए और अल्लाह को पुकार के लिए कहें या अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह करम कर दे, तो अल्लाह की रहमतें शामिल हाल रहने लगती हैं। तो इसको हम एक वतीरा बना लें बजाय इसके कि हम फजूल बातों में वक्त सर्फ करें। तो मैं इसको पढ़ने को नहीं कह रहा, लेकिन उठते बैठते या अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह से रहम मांगे और उसका फजल मांगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तंगदस्ती क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये माइंडसेट है कि हम सोच लेते हैं कि हम तंगदस्ती का शिकार हैं, हम परेशान हैं, या कुछ लोगों पे एक हालत ऐसी तारी हो जाती है कि वो समझते हैं कि ये शायद उसकी किस्मत ही रह गई है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी जो वजह बनती है, ख्वाहिशात करना अच्छी बात है और ख्वाहिशात बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से आगे बढ़ता है। वो ख्वाहिशात जन्म लेती रहती हैं और हम उन ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए बहुत फाल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं लाइफ में और मेहनत करते हैं। नतीजा हमारी तरक्की की सूरत में आता है। अगर ये ख्वाहिशात ना हों, वो डेड हो जाएं बिल्कुल, तो हमारी ज़िंदगी एक स्टेलमेट में चली जाएगी। बड़ी अहम है ख्वाहिशात, लेकिन यही ख्वाहिशात अगर ख्वाहिशात से आगे एक कदम चली जाए, वो हमारा ऑब्सेशन बन जाए, तो ये नुकसानदेह हो जाएगी। फिर आदमी नाकारा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वो इस तरह से कि हर वक्त सोचों में गुम रहता है, उसके अंदर से अमली पहलू दिन ब दिन नीचे जाता है। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होती है और फिर काम करने की सलाहियत आहिस्ता तो ये जो अमली जद्दोजहद से दूरी है वो उसको और बर्बादी की तरफ लिए जाती है। तो ख्वाहिशात बड़ी मुबारक हैं बशर्ते के एक हद के अंदर रहें, सही, तो जुनून न बनने पाए। तो ये ख्वाहिशात की शिद्दत जो है वो रिस्क में कमी ले आती है। फिर हमारे रवैये जो अपनी फैमिली के साथ हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि हर उस आदमी को जो जिसका रवैया अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ तल्ख है या उसके अंदर शिद्दत है, वहाँ रिस्क की कमी हो जाएगी। तो अपनी फैमिली के साथ मेहरबान होना बड़ा ज़रूरी है। सही, टॉलरेंट, बर्दाश्त बहुत परले दर्जे की। तो ऐसे इंसान को तनख्वाह कितनी कम क्यों ना हो, खुशहाली रहती है। मेरी वाइफ के एक अजीज़ थे, तो वाइफ के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था इनकी शादी से पहले।
वो इनके अजीज जो थे, इनके चचा थे, वो MES में स्टोर क्लार्क थे और आमदनी बड़ी महदूद थी, बहुत महदूद। लेकिन उनको मैंने देखा कि अपनी सगी बेटियों से ज़्यादा अपनी भतीजियों का ख्याल कर रहे थे। तो शादी के बाद जहाँ मैं रहता था, उनके घर और मेरे घर के दरमियान तकरीबन कोई 5 मील का डिस्टेंस होगा। ईद के रोज़ सुबह ही सुबह नमाज पढ़ के साइकिल के कैरियर पर केक के डब्बे बांध के आते थे। अपनी बेटियों के घर जाने से पहले अपनी भतीजे के घर आके उनको दे के जाते थे और उसके साथ 5 रुपए। अब वो इंतहाई महदूद आमदनी, कसीरुल अयाल थे। मैंने ये देखा कि उन पर अल्लाह ताला की ऐसी रहमत थी कि बग़ैर कर्जा उठाए उन्होंने अपनी तमाम औलाद की शादियां कर दी। उनकी शादी, एक बेटी की शादी मुझसे पहले हुई थी मेरे सामने देखने से। तो मैं ये देख रहा था कि रब ताला उन पर कितना मेहरबान है, सिर्फ इसलिए कि वो बेटियों को लुक आफ्टर करते हैं। जबरदस्त। तो वसाइल न होने के बावजूद जो आदमी इस तरह से लुक आफ्टर कर रहा है, अल्लाह ताला उन पर रिज़्क़ खोल देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला अपनी बरकतें किसी ना किसी रास्ते दिखा देता है, आपकी मुश्किलें आसान कर देता है। शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं रिस्क में कैसे इजाफा मुमकिन है। बहुत सारे लोग तंगदस्ती की वजह से परेशान रहते हैं। ये तंगदस्ती क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम इस पर बात भी कर रहे हैं। शाह साहब बता रहे हैं कि किस तरह आप खुशहाल रह सकते हैं। खुशी का हुसूल कैसे मुमकिन है। वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान हम कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों को मुमकिन ही नहीं है कि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, ज़िंदगी भी अच्छी गुजार रहे हैं, इत्मीनान नहीं है। फिर एक और सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि हलाल रिस्क हम कैसे सोचें कि ये हमारा जो रिस्क हम कमा रहे हैं ये हलाल है। हर तरफ लोग गिरा फरोशी भी कर रहे हैं, कारोबार जो लोग कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं डबल ट्रिपल पैसे भी ले रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं। सो कुछ लोग बड़ा अपना रिस्क कमाते परेशान रहते हैं कि वो हलाल रिस्क कमा भी रहे हैं या नहीं। सो इसकी निशानी क्या है शाह साहब, कैसे पता चलता है जो हम रिस्क कमा रहे हैं वो हलाल है? बहुत सादा सी बात है। हम मुसलमानों के लिए तो ये बहुत ही आसान है। हर वो चीज़ जिससे इस्लाम ने मना किया है उससे दूर रहें और कॉन्शियस एफर्ट करके दूर रहें, और हर वो चीज़ जिसको करने को कहा गया है वो करें। तो हमारी हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हो जाएगी। इसे रिस्क के बारे में भी है कि जिन चीज़ों से कुरान, हदीस, सुन्नत और साहबा कराम यहाँ से जो कुछ हमें मिल जाए उसकी अगर इत्तबा कर लें तो वो रिस्क हलाल ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, खाने पीने की चीज़ों की गरां फरोशी से, जिसको आज हम ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, तो इनसे हम दूर रहें। जायज़ मुनाफा इस्लाम इजाज़त देता है कि तजारत में हम जायज़ इजाफे, जो जायज़ मुनाफा है वो ज़रूर कमाएं, लेकिन गरां फरोशी की तरफ न जाएं। ठीक। तो और ज़राए बिल्कुल जायज़ रहें, कानूनी और जायज़। अल्लाह ताला बरकत देने वाला है। शाह साहब, हम कहते हैं कि जमा करके रखना जो है वो ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि फिर आने वाला वक्त कैसे गारंटी होगी कि वो अच्छा गुजरेगा। अब लेट्स सपोज मैं अगर
काम कर रही हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, आने वाले टाइम के लिए कुछ सेविंग रखूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि पता नहीं दूसरा पल है भी या नहीं है, तो ये जमा किसके लिए करना? मुसलमान की ज़िंदगी में उसके अकायद के मुताबिक दो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए कि एक तो जो आपने ख़ुद फरमाया कि कल की खबर नहीं है, अगली घड़ी की खबर नहीं है कि मैं अगला सांस ले भी पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। एक तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। दूसरी चीज़ रब पर तवक्कल है कि जो रब आज तक मुझे पालता रहा वो कल भी पालेगा। उसका एक नाम रब है, पालने वाला है, वो ज़रूर पालेगा। तो जब इस पर कल हो जाती है तो जिस तरह इंसान रब पर भरोसा रखता है, मुसलमान रब पे भरोसा रखता है, लेकिन तदबीर को उसमें बड़ा दखल है कि जो काम करे तदबीर से करे। तो एक जायज़ हद तक हम नागहानी ज़रूरियात के लिए एक लिमिटेड सेविंग अपने पास रखते हैं, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स नहीं होनी चाहिए। वो जो जमा रख के उस पर सांप बन के बैठ जाना, वो गलत बात है। उसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि हमारे घर की छत पर एक वाटर टैंक है और घर के तमाम नलके उससे कनेक्टेड हैं। अगर घर के उन नलकों से, उन टूटियों से पानी खारिज नहीं होगा तो टैंकी के अंदर फ्रेश वाटर नहीं दाखिल हो पाएगा। नतीजा होगा कि कुछ दिन के बाद वो स्टेल हो जाएगा, स्मेल आ जाएगी उससे। बिल्कुल। तो ये सेविंग अगर इस किस्म की है कि इंसान रिश्तेदारों को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा, बहन भाइयों को लुक आफ्टर नहीं करता, अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब उनको तड़पता देख रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी सेविंग में से निकल ना जाए, लुक आफ्टर नहीं करता तो गलत हो जाएगा। जितने भी हमारे बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, इनको लुक आफ्टर करना हम पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और वो बरकत ले आता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। रिस्क में इजाफे का बाइस बनेगा। बिल्कुल। सो हमारा आज का टॉपिक के रिस्क में कैसे इजाफा मुमकिन है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी शाह साहब ने, और बाकी ही ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके रिस्क में इजाफे का सबब बनती हैं। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा और इन चीज़ों पर अमल करना शुरू करें। आपकी तंगदस्ती, रिस्क की फरावानी आप खुद देखेंगे किस तरह से शुरू होगी और तंगदस्ती दूर भाग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आते हैं। तो शहरी लाहौर है स्मॉग के निर्गे में। हर जगह आपको ये जो काला धुआं नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि इससे परेशान भी हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। ये किस कदर नुकसानदेह है, इस पर तो हम टाइम टू टाइम शोज़ करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। आने वाले वक्त में ये स्मॉग मज़ीद बढ़ जाएगी। अभी जो आपको किसी टाइम दिन में एक दो टाइम में महसूस होता है कि स्मॉग ज़्यादा है, लेकिन आने वाला टाइम जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, मौसम में तब्दीली आएगी, स्मॉग भी बढ़ती चली जाएगी। सवाल ये है कि इसके सदेबाप के लिए किया क्या जा रहा है, हमारा महकमा माहौलियात कितना एक्टिव है। हर साल ये स्मॉग के साए हम पे मंडलाने लगे हैं। ये डेंगू, कोविड के बाद एक स्मॉग भी इस कदर ज़्यादा जो है वो जानलेवा साबित होने लगी है कि आंखों से लेकर हम सांस की बीमारियों में लोगों को देख रहे हैं कि मुब्तला होते चले जा रहे हैं। सो इसके सदेबाप के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये हकीकत असल में है क्या, ये हम बात करेंगे। जी, सेक्रेटरी माहौलियात उस्मान अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आप? बहुत शुक्रिया, आप खैरियत? आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बता दीजिएगा, शहर लाहौर में स्मॉग है या नहीं? जी, स्मॉग है, बिल्कुल है, लेकिन अभी वो इंटेंसिटी नहीं है जो हम आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्मॉग एक क्लाइमेटिक चेंज फिनोमेना है
और ये तकरीबन 2015 से शहर लाहौर या पंजाब का ये रीजन इसे एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक टेम्परेचर इन्वर्जन होता है जिसकी वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो वेस्टर्ली विंड्स थी उनका चलना इन 2 महीनों में कम हो गया है, तो डिस्पर्सल नहीं होती पार्टिकल्स की। बेसिकली ये हवा में मौलिक पार्टिकल्स जब टेम्परेचर कम होता है तो ये कोलाइड करके इनका पार्टिकुलेट मटेरियल बढ़ जाता है जो हमें स्मॉग की शक्ल में नज़र आता है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि अभी है लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम है, आगे आप ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगी, और नज़र भी आ रहा है जो सूरत हाल है। सदेबात के लिए महकमा माहौलियात क्या कर रहा है? जी, हर साल महकमा माहौलियात अपनी तय कोशिश करता है। इस दफ़ा हमने कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है और हमने ख़ास तौर पे टारगेट की है इस रीजन को, पंजाब के जो स्मॉग एक्सपीरियंस करता है, जिसमें नंबर 1 लाहौर डिवीज़न है, फिर गुजरांवाला डिवीज़न है, फिर फैसलाबाद डिवीज़न और कुछ हद तक साहिवाल। ये रीजन इसलिए भी स्मॉग ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है इस रीजन में कि ये इस वक्त पीक सीज़न है राइस हार्वेस्ट का, और हमारा छोटा ज़िम्मेदार जो है उसके पास जो एक ट्रेडिशनली ओवर डेकेड्स तरीक़ाकार है वो स्टबल बर्न करता है जैसे ही वो राइस की कटाई करता है, क्योंकि उसके पास बहुत थोड़े दिन होते हैं जिन दिनों में वो दोबारा उसने वीट सो करनी है। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, कि वो जो कबूटा हार्वेस्टर हैं या हैप्पी सीड हैं उनको प्रॉपरली एम्प्लॉय कर सके, क्योंकि एक तो उनकी पर एकड़ जो वर्किंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी इसमें पॉलिसी लेके आ रहा है। ये कबूटा और हैप्पी सीड जो हैं हार्वेस्टर्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी अनरोल हो रही है। मुझे उम्मीद है आइंदा आने वाले सालों में ये बेहतर हो जाएगी इसकी हार्वेस्ट, और इसकी कॉस्ट भी पर एकड़ कम आएगी। लेकिन इस साल हमने ये किया है कि हमने रियल टाइम डाटा, स्पार्को का रियल टाइम डाटा हमने लिया है, जो सुबह 11 बजे पंजाब के ऊपर से सैटेलाइट गुजरता है तो हम इमेज कैप्चर करते हैं। उस इमेज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, और वो ऑटोमेटेड ईमेल थ्रू अ सॉफ्टवेयर जो PITB से हमने भी डेवलप करवाया है वो मुतलका डिप्टी कमिश्नर को जाती है कि आपके ज़िले में इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे इस वक्त आग लगी हुई है, ताकि उसको मालूम हो कि ये आग इस जगह लगी तो हुई। बहुत अच्छी चीज़ है जी। सो अब वो अनासिर जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हम देख रहे हैं कि धुआं छोड़ने वाली भट्टे अभी भी मौजूद हैं, ऑल्दो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, हम बड़ी बड़ी बसें देखते हैं जो कि आलूदगी का सबब बन रही हैं। अब इन अनासिर को भी हमने थोड़ा सा अलर्ट करना है ना कि अगर आप इसमें मुलव्वस हुए तो क्या कार्रवाई होगी। जी, मैं उसी तरफ आने लगा था। ये वो फैक्टर है जो लाहौर के गिरदोनवा में बड़ा प्रोनाउंस्ड फैक्टर है, जो स्टबल बर्निंग। लाहौर स्पेसिफिक, गुजरांवाला स्पेसिफिक या फैसलाबाद स्पेसिफिक कंपैरेटिवली कम है हमारी स्टील फर्नेसेस, स्टील रोलिंग प्लांट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं, ये अनकंट्रोल्ड मुख्तलिफ एरियाज़ में चल रहे हैं, और इनके पास एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट या लगे नहीं हैं, या अगर कभी लगे थे तो वो आउटडेटेड होकर ख़राब हो गए हैं और उन्होंने अपनी मिलों पे इन्वेस्ट नहीं किया। उस सिलसिले में हमने तमाम डिविजन्स में स्मॉग स्पेसिफिक स्क्वाड्स बनाए हैं। ये पहली दफ़ा स्मॉग के सीज़न के लिए बने हैं, जिनमें से 9 लाहौर के लिए सिर्फ बनाए गए। 5 जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरबराही में ऑपरेट कर रहे हैं, 4 जो हैं वो EPD एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट खुद ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से 3 से 4 स्क्वाड हम रात को ऑपरेट करते हैं उन कंसनट्रेटेड एरियाज़ में जहाँ पे लाहौर में इन फैक्ट्रीज़ की बहुतात है। वो भी हमने PITB और अर्बन यूनिट की मदद से उन्हें मैप की है कि हमारे पास दारोगावाला में, रिंग रोड के राइट लेफ्ट अलॉन्ग, फिर हमारे पास कोट लखपत में, ये जहाँ जहाँ कंसनट्रेशन है, शदरा में जहाँ जहाँ कंसनट्रेशन है इन फैक्ट्रीज़ की या स्टील फर्नेसेस की, तो ये स्क्वाड्स वहाँ पे अनअनाउंस्ड मूव करते हैं और उन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे और साथ ही चूँकि चीफ जो रदीफ़ कमिश्नर हैं पंजाब के, उन्होंने नोटिफिकेशन के तहत सीलिंग के इख्तियारात दे दिए हैं, तो वो मौके पे फैक्ट्रियाँ सील की जाती हैं और उनको जुर्माना भी किया जाता है 50,000 से 1 लाख तक। उसमें सिर्फ आपको बताऊं कि पिछले तकरीबन 1 माह में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने सिर्फ लाहौर में तकरीबन 28 मिलियन जुर्माना किए, और ऑल ओवर पंजाब तकरीबन ये 78 मिलियन जुर्माना हम कर चुके हैं। प्लस सिर्फ लाहौर में हम तकरीबन 400 से ज़ायद ये फैक्ट्रियाँ सील कर चुके हैं, जिसमें 55 पायरोलिसिस प्लांट हैं। पायरोलिसिस प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो माहौल को आलूदा करता है जब टायर जला के उससे फ्यूल और तारें निकाली जाती हैं।
इसके अलावा हमने जो भट्टा जात हैं वो पिछले सालों में उन्हें जिगजैग मैकेनिज्म पे कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसकी भी बहुत सी शिकायत, टोटली कन्वर्ट अभी नहीं हुए, अभी भी हम बहुत सारे भत्ते ऐसे जी मैं वही बता रहा हूँ, उसमें काफ़ी शिकायत हमें मौसूल होना शुरू हुई। तो हमने आज से 1 हफ़्ता पहले अपनी फील्ड में जितनी टीमें थीं उनको मुतहर्रिक किया है कि वो जिगजैग मैकेनिज्म पे जो प्लांट्स नहीं चल रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सही। जिसमें ख़ास तौर पे कसूर है, जहाँ पे 500 से ज़्यादा भट्टा जाते हैं, शेखपुरा है, ये लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके ख़ास तौर पे। फिर एक और चीज़ जो हमने, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि लाहौर एक बड़ा शहर है, 1.25 करोड़ की आबादी से बड़ा शहर है, 6.5 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल है और कई मिलियन मोटरसाइकिल हैं। ऑल्दो बहुत सी हमारी गाड़ियाँ यूरो कंप्लाइंट हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी गाड़ी है जो यूरो कंप्लाइंट नहीं है, और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल जो कि 4 स्ट्रोक से निकल के 2 स्ट्रोक पे कन्वर्ट तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी माहौल की आलूदगी में बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। फिर जिस तरह आपने बात की थी व्हीकुलर एमिशन की, वो सबसे ज़्यादा हमें मिलती है जो रात के वक्त शहर लाहौर से बाहर से कंस्ट्रक्शन मटीरियल, फैक्ट्री का और बाकी गोदामों के लिए मटीरियल, वो तमाम व्हीकल्स जो हैं वो किसी सूरत भी व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स उनके पास नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने 3 टीमें बनाई हैं जिनको हमने अपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किए हैं, और बाबू साबू पे, ठोकर न्याज बेग पे और सगियाँ पे उन टीमों को हमने प्लेस किए। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि उनकी मूवमेंट हम बिल्कुल ज़ीरो पे लें, उसकी वजह से इकॉनमी का पहिया बड़ी बुरी तरह अफेक्ट होगा। लोगों के रोज़गार हैं, लोगों के कारोबार हैं, जो कि वन फाइन मॉर्निंग अगर हम डिसाइड करें जी कि ऐसी गाड़ी शहर लाहौर में एंटर नहीं होगी तो उससे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा लोगों के रोज़गार पे। उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा, अब आगे तो स्मॉग के खतरात बढ़ रहे हैं, आपके पास इनफ टीम है इतने बड़े शहर में आप लोग कार्रवाइयाँ कर सकें, क्योंकि अब ये खतरा हर साल मंडलाने लगा है, बजाय इसके कि कार्रवाइयाँ तो हर साल की जाती हैं, कमी नहीं आती, हमेशा स्मॉग बढ़ ही रही है। सो डू यू थिंक कि आपके पास इनफ टीम, इनफ रिसोर्सेज हैं? देखिए जी, ऑप्टिमल रिसोर्सेज अगर आप कहें तो वो तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उसके तहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है कि स्मॉग या ये एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी इंडेक्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता मुकम्मल तौर पर। ये कलेक्टिव एफर्ट है। कलेक्टिव एफर्ट में तमाम महकमाजात शामिल हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट है, LWMC है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो अपने ताईं पूरी कोशिशें कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब इस पर अब तक तकरीबन 3 मीटिंग्स दे चुके हैं, और जिनमें तमाम महकमों को बुला के एक मुकम्मल जामे प्लान मुरतब किया गया है। उसमें फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर है जिसको हम शायद कुछ हद तक नज़रअंदाज करते हैं कि जो शहर 1.25 करोड़ का है वहाँ पे 3 मिलियन हाउस होल्ड भी हैं, और हमारा कैरेक्टर बन गया हुआ है सम हाउ वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने घर का कचरा भी जलाते हैं। गली के कॉर्नर पे भी जो सारा कचरा इकट्ठा होता है वो भी जलाया जाता है। सही। वो कचरा भी माहौल को आलूदा करने में बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। भी आपको कोई ना कोई लोगों को ना वो हम ये फिर माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जब तक डंडे का काम ना किया जाए तब तक लोग भी नहीं समझते, कोई फाइन भी रखना चाहिए। जी देखिए, फाइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, 188 इन्वोक करने के लिए भी रिलीफ कमिश्नर नोटिफिकेशन कर दिया। जी, ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें, लेकिन हमने आने वाले टाइम में उस्मान साहब को मदऊ करते ही रहना है, क्योंकि प्रिडिक्ट ये खुद भी कर रहे हैं और हमें भी नज़र आ रहा है कि स्मॉग रहनी ही रहनी है। सो हम भी इस मामले को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारी तरजीहात हमेशा ये रहती है कि आपकी सेहत मुतासर ना हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आने वाले शोज़ में हम ज़रूर आपको मदऊ करेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।